दोस्तों, मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी मुहाजिर। विनोद भारती साहब कुछ देर अपनी ऑफिस में रुककर थोड़ा बहुत काम करने के बाद वापस अपने क्वार्टर आ गए। ताहिर साहब से दुआ सलाम के बाद वो कुछ देर के लिए सो गए। उनको अपने सवालों का सिलसिला भी जारी रखना था, जिसके लिए उन्होंने शाम का वक्त ही बेहतर समझा। शाम हुई। विनोद भारती साहब रोज की तरह ताहिर साहब को अपने उसी आर्मी क्वार्टर के बाहर वाले पार्क में ले गए और सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार वो कुछ पूछते इससे पहले ही ताहिर साहब ने बोला, साहब, मेरे वालिद ने 1947 में कायदे आजम के पाकिस्तान को चुना। उस दौर में कायदे आजम ने हमारे सामने सपनों की थाली परोस डाली और हम सब मुसलमानों के दिल और दिमाग में जुनून भर गया नए पाकिस्तान का। हल्की सी सांस भरकर उन्होंने अपनी बात थोड़ी देर के लिए रोका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या क्या अजीब सपने दिखाए गए हमको। हिंदू और हिंदुस्तान का डर भी दिखाया गया। हम लोग उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहते थे। वहां से हम कराची पाकिस्तान चले गए। उस वक्त कराची को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। ताहिर साहब अपनी बात को पूरी करते इतने में विनोद साहब का सेवक चाय के कप के साथ पहुंचा। ताहिर साहब ने चाय का कप उठाया, थोड़ी देर यहाँ वहां देखा और फिर अपनी बात को आगे कहने लगे। साहब, वहां की हकीकत कुछ और ही थी। कुछ साल तो हमको अच्छे से रखा गया, लेकिन फिर शिया और सुन्नी के नाम पर हमको लड़वाया गया। बाद में हमको मुहाजिर नाम देकर खुद से पूरी तरह से जुदा किया गया। ये बोलकर उन्होंने विनोद भारती साहब की तरफ देखा। उनको लगा कि शायद विनोद कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन विनोद साहब खामोश रहे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने बात फिर शुरू की। शुरू में तो ठीक ही था, लेकिन बाद में आगे चलकर हमारे रिश्तेदारों की दुकानें और घर तक जला दिए गए। लेकिन फिर भी हम और हमारा परिवार चुप रहा। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको भी आता था, लेकिन चुप रहे। शायद इसी वजह से लड़ाई दिनों दिन बढ़ती रही। इस बार विनोद भारती साहब ने सवाल किया। हाँ, सुना है मैंने, ये सब होता था बाहर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ। उन्होंने विनोद भारती साहब की आंखों में देखा और जवाब दिया, साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। शनिचर 13 दिसंबर 1986 की देर रात हमारी बस्ती कस्बा कॉलोनी पे हथियारबंद पश्तूनों ने हमला बोल दिया। पूरी रात कत्लेआम मचाया गया। खुलेआम खूनी खेल खेले गए। बहू बेटियों की इज्जत से खेला गया। इतना बोलकर वो एक बार फिर चुप हो गए और यादों के साहिल में डूब गए। उनकी आंखें छलक आईं, लेकिन बात उन्होंने जारी रखी। मौत का नंगा नाच नाचा गया। इतने में दंगाइयों ने हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। उन दंगाइयों में शहजाद का खास दोस्त अरबाज भी शामिल था, जिसने मेरी बच्ची मंतशा के हाथ पकड़कर उसे उठा ले जाने की कोशिश की। हमने बीच बचाव की कोशिश तो की। एक दंगाई ने मेरी बीवी शाहीन को गोली मार दी। वो वहीं पे दम तोड़ने लगी। हम बेबस थे जनाब। ये बोलकर वो चुप हो गए। भारती साहब ने सवाल किया, कानून या पुलिस उन्होंने कुछ नहीं किया? ताहिर साहब बोले, जनाब, कानून, और वो भी पाकिस्तान में। इतना बोल के वो चुप हो गए। एक लंबी खामोशी और सन्नाटा, लेकिन फिर कुछ देर बाद विनोद भारती ने इस सन्नाटे को तोड़ा। शहजाद का दोस्त अरबाज भी क्या मुहाजिर था? उन्होंने जवाब दिया, नहीं साहब, अरबाज पास वाली बस्ती में रहता था। वो मुहाजिर नहीं था। ये बोलकर वो खामोश हो गए। विनोद भारती ने सवाल पूछा, अरबाज तो खुद एक मुस्लिम होगा ना, और शहजाद का दोस्त भी, फिर उसने ऐसा क्यों किया?
उस पर ताहिर साहब ने जवाब दिया, हाँ जनाब, अरबाज मसले में था, लेकिन उनको लगता था जैसे हम पाकिस्तान में उनका हक खा रहे हैं, तो इसीलिए तो वो हथियारबंद पश्तूनों को साथ लेकर हमारी बस्ती में हमला करने आ गए। जरा सी खामोशी के बाद उन्होंने जवाब दिया, मंतशा शहजाद की लाडली बहन थी ना, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। शहजाद के सर पर खून सवार होने लगा। इतना बोलकर वो एक बार फिर चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी के बाद विनोद भारती साहब ने पूछा, फिर क्या हुआ? ताहिर साहब बोलने लगे, होना क्या था जनाब, वो अकेले ही पूरी भीड़ से उलझ पड़ा। मंतशा की इज्जत बचाने की कोशिश करने लगा। मंतशा की इज्जत को उसने बचा लिया, लेकिन अरबाज की गोली से मंतशा की जान न बचा सका। यादों का एक और गहरा मंजर एक बार फिर से लंबी जानलेवा खामोशी के साथ उनकी आंखों के बहते आंसू, उनकी दास्तां सुनकर विनोद भारती साहब की आंखों से भी दर्द छलक पड़ा। फिर आंसुओं से भरी आंखों को साफ करते हुए ताहिर साहब बोले, शहजाद ने भी अरबाज को जान से मार डाला। सुबह होने लगी, पुलिस आई और शहजाद को ही अरबाज के खून के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। उसको हिरासत में खूब मारा पीटा गया। इस बार विनोद भारती साहब भी उनके हालात पर उदास हो उठे। दिल भरा हुआ तो था ही। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? ताहिर साहब ने विनोद भारती की तरफ देखा और कहा, अपनी बीवी और बेटी को तो खो दिया था मैंने, लेकिन अपने बच्चे को अब नहीं खोना चाहता था, तो शहजाद की रिहाई और उसकी तलाश में यहाँ वहां मारा फिरता रहा। सवाल था विनोद भारती साहब के दिमाग में कि उसको तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी, तो उससे तो पास वाले किसी थाने में होना चाहिए। ऐसे में ताहिर साहब उसकी तलाश क्यों कर रहे थे? वो कुछ पूछ पाते इससे पहले ताहिर साहब ने बोला, जनाब पता है वो कहाँ मिला? विनोद भारती साहब ने आंखों से पूछा, कहाँ? काफी दिनों तक उसकी तलाश करने के बाद पता चला कि वो पाकिस्तान की फौज के कब्जे में था। उसको हद से ज्यादा मारा पीटा जाता था। सवाल पूछना चाहा विनोद भारती साहब ने, लेकिन इतने में उनके सेवक ने उन्हें खाने के लिए बुलाया और उस शाम के सवाल वहीं थम गए। लेकिन इतनी कहानी सुनने के बाद विनोद भारती साहब के दिल में पाकिस्तान की अजीब सी तस्वीर उभरने लगी। जो देश की नींव ही सिर्फ मुसलमानों के लिए रखी गई थी, वहां मुस्लिम कौम भी खुश नहीं थी। उन पर भी जुल्म होते थे, उन तक को मारा जा रहा था। हैरत था, जहां मुसलमान भी खुश ना हो, वहां बाकी मजहबों का क्या हाल होता होगा। ये सवाल काफी बड़ा था और सोचने वाला भी। जो देश बना ही मुसलमानों के लिए था, वहां खुद मुसलमान तक महफूज नहीं है। अगले दिन विनोद भारती साहब के सामने वही उलझने रहीं। एक तरफ करगिल की लड़ाई, जहां कभी भी उनकी जान जा सकती थी, खतरे में तो थे ही। दूसरी तरफ शहजाद की शहादत और उसके पीछे के अजीब से सवाल, और तीसरी तरफ दिल्ली से उन पर शहजाद केस की इंक्वायरी का दबाव, जो अब काफी हद तक बढ़ गया था। सरकार चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इंक्वायरी पूरी हो, वरना मजबूरन उनको ताहिर साहब को दिल्ली के जांच अधिकारियों को सौंपना पड़ेगा, जो जांच पता नहीं किस मोड़ पे जाए। ताहिर साहब के साथ कोई इंसाफ हो भी पाए या नहीं, क्योंकि कानून की किताबों में वो दोषी तो थे ही। दूसरे दिन शाम को रोज की तरह विनोद भारती ने अपने सवालों का सिलसिला ताहिर साहब से शुरू किया। उनके दिमाग के सवाल खामों के ऊपर ऑर्डर आया, सुनो, तुम शहजाद के पिता को अरेस्ट कर लो। इस बार वो कानून के हाथों मजबूर थे, लेकिन एक इंसान होने के नाते उनका दिल उनको ऐसा करने की गवाही नहीं दे रहा था। ऐसे में विनोद भारती साहब ने अपने ऊपर के अधिकारियों से दिल्ली में मिलने का वक्त मांगा, ताकि वो वहां जाकर उनको समझा सके कि उनकी इंक्वायरी अभी चल रही है। ऐसे में सच सामने लाने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए।
उस दिन शाम को विनोद भारती साहब आर्मी के जहाज से दिल्ली चले गए। और वहां सभी बड़े अधिकारियों से मिलकर उनको समझाने की कोशिश करने लगे। विनोद भारती साहब की ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं था। ऐसे भी उन्होंने भारत की एक ट्रेन हाईजैक होने से बचाई थी। साथ ही बड़े बड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पकड़वाया था। सभी अधिकारियों ने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद आखिरकार विनोद भारती साहब को शहजाद के केस को अपने हिसाब से सुलझाने के लिए कह दिया। यह केस अब पूरी तरह से विनोद भारती साहब के हवाले कर दिया गया। लेकिन विनोद भारती साहब कुछ दिन दिल्ली में उलझे रहे, तो इस वजह से वो ताहिर साहब से अपने सवालों का सिलसिला पूरा नहीं कर पाए। उनके दिल में भी जुनून था कि वो शहजाद की जिंदगी के राज को समझ सके, वो शहजाद की शहादत को इंसाफ दिला सके। दिल्ली से लौटने वाले दिन ही शाम को हमेशा की तरह वो अपने घर के उसी गार्डन में ताहिर साहब की जिंदगी की कहानी सुनने के लिए बैठे। विनोद भारती साहब ने पूछा, जैसा कि आपने बताया था शहजाद पाकिस्तानी फौज के कब्जे में था, ऐसे में शहजाद को पाकिस्तानी फौज के कब्जे से आजाद कैसे करवाया? जनाब, दुनिया में जहां बुरे लोग हैं, ऐसे में अच्छे लोगों की भी यहाँ कोई कमी तो नहीं। वहाँ की फौज में सोहेल नाम का एक हवलदार था जो बड़ा ही नेक और खुदा का बंदा था। मेरी पहचान उससे हुई। उसके रिश्तेदार हमारे इलाके में ही रहते थे, तो उसने अपनी जान पर खेलकर शहजाद को पाकिस्तानी फौज की पकड़ से छुड़वाने में हमारी मदद की। विनोद भारती साहब ने पूछा, लेकिन फिर आप भारत कैसे आए? क्योंकि फौज से दुश्मनी लेकर आप अपना देश कैसे छोड़ सकते हो? आप देश की सीमा कैसे लांघ सकते हो? इसमें भी सोहेल ने ही हमारी मदद की साहब। उसने हमको तस्करों के साथ कश्ती पे बिठा दिया। वहां से भारत के लिए हमें रवाना कर दिया उसने। विनोद भारती साहब ने बड़ी हैरत से ताहिर साहब से पूछा, तस्कर? क्या उनको कोई देश पार करने से नहीं रोकता? जी नहीं जनाब, पाकिस्तानी फौजियों को अपना हिस्सा दिया जाता है और भारत की फौज से बचते बचाते ये कारोबार जोर शोर से चल रहा है। खैर, सोहेल के बारे में कुछ बताइए। एक खामोशी के बाद ताहिर साहब ने कहा, बहुत ही प्यारा इंसान था जिसको वहां की फौज ने हमको भगवानी के गुनाह में हमारी आंखों के सामने उसे गोली मार दी। इतना बोलकर ताहिर साहब खामोश हो गए। उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। उस वजह से विनोद साहब को अपने सवालों को वहीं रोक देना पड़ा। तबीयत भी इस कदर बिगड़ गई कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बोला कि उनको हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में उन्हें जम्मू की बड़ी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। उनकी तबीयत फिर से ठीक होने में कुछ दिन और लगे और काफी हद तक विनोद भारती को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। इस बीच उनका मोर्चा कारगिल में भी लगा रहा, लेकिन उनका दिल जंग के मैदान में कम ही लग रहा था। उनकी टुकड़ी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब तो दे रही थी। काफी हद तक शहादत भी विनोद भारती साहब की टुकड़ी की फौजियों की हो रही थी। लड़ाई के वक्त एक फौजी को अपने मोर्चे पर दिन रात डटे रहना पड़ता है, लेकिन विनोद भारती के सामने शहजाद की जिंदगी के राज भी दुनिया के सामने लाना उतना ही जरूरी था। वो दोहरी भूमिका निभा रहे थे। हालांकि उनका क्वार्टर करगिल में उनकी पोस्टिंग के पास ही था, तो दौड़ भाग बनी रहती थी। और एक आध महीने के आराम के बाद उनको जम्मू में मौजूद आर्मी बेस कैंप में ही रखा गया। वहां भी विनोद भारती साहब के ही क्वार्टर में वो रहे और उनके आराम की पूरी सुविधा का खास ध्यान रखा जाता रहा। वक्त भी काफी तेजी से गुजर गया। तब तक करगिल लड़ाई में भारत की जीत हो चुकी थी। भारत की इस जीत में विनोद साहब की टुकड़ी और उनके जाबाज फौजियों का बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए विनोद भारती साहब और उनके फौजियों को बड़े बड़े पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया।
जंग खत्म होने की वजह से विनोद भारती साहब भी जम्मू शिफ्ट हो चुके थे। काफी लंबे अरसे बाद एक नए घर में विनोद भारती साहब ने कुछ शामें ताहिर साहब के साथ गुजारी, लेकिन उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा ताकि उनकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। ताहिर साहब की सेहत का अच्छे से ख्याल रखा गया। विनोद भारती साहब ने उनको घुमाया फिराया और खूब ध्यान रखा, बिल्कुल अपने खुद के पिता की तरह, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने अपनी जान पर खेलकर विनोद साहब की जान बचाई थी। सवाल भी अधूरे थे, लेकिन डर भी था कि कहीं कोई सवाल ताहिर साहब की जान का दुश्मन न बन जाए। फिर विनोद भारती साहब ताहिर साहब को घुमाने दिल्ली ले गए। दिल्ली के किसी बड़े आर्मी ऑफिसर, जो कि विनोद भारती साहब का खास दोस्त था, उसके घर पे ले आए। वो ऑफिसर दिल्ली के बाहर कहीं रहता था, तो घर खाली था। केवल उस घर में कर्मचारी थे। वहां खाना खाने के बाद एक बड़े से हॉल में ताहिर साहब को बिठाकर विनोद भारती साहब बोले, ताहिर साहब, आपको पता है कि भारत का फौजी होना हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात होती, जो हमको इस मिट्टी का फर्ज अदा करने का मौका देती है। देश के लिए मर मिटने का पागलपन इस खाकी को पहनते ही हमारे अंदर खून में जुनून और देश की दीवानगी के साथ बहने लगता है। ताहिर साहब ने कहा, जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर विनोद भारती साहब ने कहा, लेकिन फौज में शामिल होने की शर्त भी अजीब है। सिर्फ भारत में जन्मे लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये भी अजीब शर्त है कि उनका वास्ता कभी पाकिस्तान से ना रहा हो। ताहिर साहब ने विनोद भारती साहब की आंखों में देखकर बोला, इसमें अजीब क्या है? सही तो है। दूसरे लोगों को क्या पता और उनका क्या भरोसा। शायद विनोद भारती यही बात उनसे कहलवाना चाहते थे, तो उन्होंने झट से बोला, तो फिर शहजाद फौज में कैसे शामिल हो गया जनाब? इस पर उन्होंने थोड़ा सा गुस्से से बोला, हाँ, फर्जी तरीके से भारत की फौज में शामिल हुआ। विनोद भारती साहब ने फिर बात को बदलते हुए उनका गुस्सा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जनाब, उन्होंने जो किया उस पर हमें गर्व है, नाज है, उनकी शहादत को सलाम है। ये सुनकर ताहिर साहब के दिल को थोड़ी सी ठंडक मिली। फिर कुछ और बातों के बाद विनोद भारती साहब ने पूछा, लेकिन ताहिर साहब, शहजाद भारत फौज में क्यों आया और कैसे आया? माहौल ठंडा हो चुका था, उनका गुस्सा भी शांत हो चुका था। इस बार उन्होंने शांति से जवाब दिया, भारत तो हम 1987 में ही आ गए थे, फिर जयपुर में शांति से अपना जीवन जीते रहे। थोड़े बहुत पैसे कमाए तो यहाँ और आगे जिंदगी गुजारने और बैंक खाता खुलवाने के लिए भारत के कागजातों की जरूरत पड़ी। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, तो हमने अपनी पहचान बांग्लादेशी बताई। विनोद भारती साहब ने पूछा, आप तो पाकिस्तान के थे ना, तो आपने खुद को बांग्लादेशी क्यों बताया? उन्होंने बोला, जनाब, पाकिस्तानी बोलने से हम खुद को शर्मसार महसूस करते थे। विनोद भारती साहब ने कहा, लेकिन आपने यहाँ के कागजात कैसे बनवाए? उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान है साहब। पहले हमने LIC की पॉलिसी करवाई, जिसकी कॉपी लेकर हमने ड्राइवरी लाइसेंस बनवाया, और ऐसे करके सारे कागजात तैयार करवा दिए हमने। विनोद भारती साहब ने पूछा, शहजाद की पढ़ाई? ताहिर साहब ने कहा, मैं खुद मजदूरी करके उसको पढ़ाता रहा। उस बचपन से ही बड़ा होशियार था साहब। जब वो इतना होशियार था तो डॉक्टर भी तो बन सकता था। उसने भारत की सेना को ही क्यों चुना? उसने एक फौजी बनने का ही क्यों सोचा? इस पर ताहिर साहब थोड़े नाराज हो गए। नफरत जनाब, नफरत, पाकिस्तानी फौज से नफरत। इतना बोलकर वो खामोश हो गए। सामने टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उठाया और पानी पीने के बाद उन्होंने कहा, सब कुछ छीन लिया गया हमसे। प्यार, छोटा सा परिवार,
शहजाद के दिल में शायद बदले की आग थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके दिल से नहीं बुझी। एक लंबी खामोशी के बाद विनोद भारती ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन फिर अचानक से ताहिर साहब बोले, किस्मत का खेल देखिए साहब, मैं मानता हूं कि हमने फर्जी कागजों का सहारा लिया, लेकिन शहजाद अपनी काबिलियत से फौज में दाखिल हुआ। उस रात दोनों के बीच बात इतनी ही हो पाई थी, लेकिन अब विनोद भारती साहब के पास ज्यादा कोई सवाल बचे नहीं थे। तो उस रात विनोद भारती साहब ताहिर साहब को दूसरे कमरे में ले गए और बोले, अब आप आराम कीजिए, मैं कल सुबह आपसे बात करता हूँ। वो रात गुजर गई। विनोद भारती साहब को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। कश्मकश, उलझन और दिल में पैदा होती परेशानी ने विनोद भारती साहब की नींद अब भी उड़ा रखी थी। ताहिर साहब और शहजाद अपनी जगह पर शायद सही थे। उनकी हमारे देश के लिए दी गई कुर्बानी के आगे शायद उनका गुनाह कुछ भी नहीं, लेकिन कानून, देश के कानून के हिसाब से वो गुनाहगार तो है ना। अब अगर विनोद भारती साहब शहजाद को पाकिस्तानी साबित कर देते तो शहजाद की दी गई कुर्बानी की कोई कीमत नहीं रहेगी, और अगर वो झूठी रिपोर्ट बना देते हैं तो उनकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। कश्मकश थी, उलझन थी, लेकिन उसी रात ताहिर साहब की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। उनको एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा, जिससे दूसरे दिन उनकी जान चली गई। विनोद भारती साहब ने अपनी रिपोर्ट आगे भेज दी। ताहिर के पिता का वास्ता बांग्लादेश से बताया और शहजाद का जन्म भारत का बता दिया। विनोद भारती साहब पर कभी चाह कर भी कोई शक नहीं कर सकता था। तो शहजाद की शहादत देश के लिए बेकार नहीं गई। शहजाद की ये कहानी सुनाना इसलिए भी जरूरी था ताकि आप सभी लोगों की नजर में पाकिस्तान का एक और चेहरा लाया जा सके।